नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम मांग आपूर्ति बाजार को समझने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही जानेंगे कि मूल्य प्रणालियां कैसे विकसित होती है और उसी के आधार पर फिर हम बाजारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा मांग, कि वास्तव में मांग क्या होगी। तो मांग किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो मांग क्या चीज होगी, तो हम कहते हैं कि जो आवश्यकता है वही मांग है। तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में यदि हम देखें तो मांग जो होती है वो मूलतः पहली तो आपकी आवश्यकता होनी चाहिए, और जब आपको आवश्यकता हुई किसी चीज को खरीदने की, किसी चीज को परचेस करने की, मतलब उसकी जरूरत है, तो वो हो गई आपकी आवश्यकता। दूसरी चीज, आपको उसको लेने की इच्छा है, मतलब एक हो गई क्या, इच्छा। पहली हो गई क्या, आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब आपको नीड है उस चीज की। दूसरा, आप उसको लेना चाहते हैं। और तीसरा कि आपको उसको खरीदने के लिए आपके पास कोई साधन है या नहीं है। तो जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तब वो चीज कहलाएगी आपकी मांग। यदि तीनों चीजें में से कोई एक चीज मिसिंग है तो आपकी मांग नहीं कहली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे खाना जो है आपकी आवश्यकता है। अब खाने में समझ लीजिए कि आपको पिज्जा खाना है, आपकी इच्छा भी है। मतलब खाने में आपको पिज्जा खाना है, आपकी आवश्यकता है, भूख लग रही है। दूसरा, आपकी इच्छा भी है कि आप पिज्जा खाओ, लेकिन वहीं पर आपके पास साधन नहीं है। पिज्जा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो आपकी इच्छा कितनी भी हो, आपको जरूरी कितना भी हो, आप उस चीज को खरीद नहीं सकते। और जब ये तीनों चीज एक ही जगह पर ना मिले तो हम उस चीज को मांग नहीं कहेंगे, उसको हम सिर्फ क्या कहेंगे, इच्छा कहेंगे। तो जब किसी चीज में हमको आवश्यकता हो, इच्छा हो और साधन, जब एक ही टाइम पर तीनों चीजें हमारे पास हो, तब हम उस चीज को कहेंगे मांग। ठीक। तो मांग कौन करेगा, मतलब जो खरीदने वाला है वही करेगा ना। तो मांग का मतलब है ये क्रेता की इच्छा को दर्शाता है। मेनली चीज होगी कि यह क्रेता की इच्छा को दर्शाता है। इसके बाद हम दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पूर्ति। तो पूर्ति किसके कहा जाएगा, कि जैसे यहां पे समझ लीजिए कि आपको पिज्जा खाने की इच्छा हुई, ठीक, आपके पास साधन भी है, अब मतलब पैसा आ गया, आपने मांग की कि मुझे पिज्जा खाना है, तो आप किससे मांग करोगे, दुकानदार से। जो पिज्जा बेचता है, जो पिज्जा बनाता है, उसे आपने मांग की। तो दुकानदार बदले में जब आप मांग करोगे तो आपको पैसे के बदले क्या देगा, वो वस्तु देगा। वस्तु का मतलब यहां पर पिज्जा से। तो जब आपने मांग की तो जो मांग करता है मतलब क्रेता, जिसने मांग की, खरीदने वाला, और विक्रेता, या एक दूसरा टर्म भी यहां यूज कर सकते हैं कि जो बनाने वाला है, मतलब कौन, उत्पादन करने वाला, मतलब उत्पादक, वो आपको क्या देगा, वस्तु देगा। जैसे यहां पर पिज्जा दे रहा है, तो यहां पर हम जो क्रेता की इच्छा है वो क्या है, मांग है, और जो विक्रेता दे रहा है, वस्तु दे रहा है, सेवा दे रहा है, वो क्या है, पूर्ति है। मतलब वो जब आप किसी चीज की मांग करते हो तो उत्पादक जो होता है उसके लिए क्या करता है, पूर्ति करने का काम करता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिमांड
एंड पूर्ति को बोला जाता है सप्लाई। और इकोनॉमी में हमको यही मांग और आपूर्ति दिखाई देती है। मतलब अर्थव्यवस्था की अब यदि परिभाषा दी जाए तो अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं कि वह व्यवस्था जो मांग और पूर्ति की अन्योन्य क्रिया पर आश्रित होती है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होगी, जब कोई अर्थव्यवस्था मतलब जहां पर हम वस्तु की मांग करते हैं, वस्तु या सेवा की मांग करते हैं, तो उत्पादक जो होता है वो हमको क्या करता है, इस वस्तु या सेवा को प्रोवाइड कराता है। और मुख्यतः इकोनॉमी हम क्या करते हैं, वस्तु या सेवा के संबंध में ही तो पढ़ते हैं, मांग और आपूर्ति के संबंध में ही तो पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी बेसिकली कुछ नहीं है, यह मांग और आपूर्ति के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया है। मतलब कोई भी व्यवस्था जहां पर मांग और आपूर्ति हो रही है और वह धन पर केंद्रित है, तो वह ऐसी व्यवस्था क्या होगी, अर्थव्यवस्था कही जाएगी। आशा करता हूं यहां तक कि आपकी चीजें समझ में आई होंगी। तो बढ़ते हैं अब आगे टर्म की ओर, कि जैसे मांग क्रेता की इच्छा को दर्शाता है, पूर्ति दर्शाता है विक्रेता की इच्छा को। तो जो मांग करने वाला है वो चीजें कब खरीदना चाहेगा, तो मांग करता जो होगा वो चीजें तब खरीदना चाहेगा जब रेट क्या हो, कम हो, मूल्य किसी वस्तु का क्या हो, कम हो। पूर्तिकर्ता कब चीजें बेचना चाहेगा, जब मूल्य क्या हो, ज्यादा हो। जब मूल्य क्या हो, हाई हो, तब वो क्या करना चाहेगा, चीजों को बेचना चाहेगा। और यही जन्म देती है दोनों के बीच, मतलब ये मूल्य कम हो तब खरीदने की कोशिश करेगा, ये मूल्य ज्यादा हो तब खरीदने की कोशिश करेगा, या मतलब बेचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जब ये मूल्य कम हुआ तो इसने मांग की, और जब ये मूल्य बढ़ा तब बेचने की बात कर रहा है। तो ऐसे में तो दोनों का सामान ये ना खरीद पाएगा या ना बेच पाएगा। तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं बाजार। तो बाजार क्या है, जहां क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में मिलते हैं, वो क्षेत्र बाजार है। जहां पर मांग करने वाला और पूर्ति करने वाला दोनों आपस में मिलते हैं, वो क्षेत्र बाजार है। क्योंकि जहां पर ना मांग की जाएगी और पूर्ति करने वाला कोई है नहीं, तो बाजार कैसे निर्मित होगा। क्योंकि जब किसी वस्तु की मांग की जाएगी तभी तो आप आपूर्ति करोगे, और जब आप पूर्ति करोगे किसी चीज की तभी मांग करता आपको पे करेगा। तो दोनों की क्रिया जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसी वजह से दोनों जो है उसी के कारण हमारे पास बाजार के रूप दिखते हैं। तो अब समझते हैं मांग और पूर्ति वक्र को, फिर चलेंगे हम बाजार के कॉन्सेप्ट पे, एक नए कॉन्सेप्ट की, जिसको हम कहते हैं मांग वक्र और पूर्ति वक्र। तो मांग और पूर्ति आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं हम मांग वक्र की। और मांग वक्र कहने का मतलब है जहां पर मांग और मूल्य के बीच संबंध दिखाने वाला जो वक्र है, दिखाने वाला वक्र, इसी को ही हम कौन सा वक्र बोलते हैं, मांग वक्र। ठीक, एक साइड पर हम ले लेते हैं मांग को, सॉरी इधर ले लेते हैं हम मूल्य को, और एक साइड पे ले लेते हैं हम मांग को। जैसे ये शून्य है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5। उसी तरीके से इधर 1 2 3 4 5। अब एक साइड पे है मूल्य और दूसरी साइड पे है मांग। जैसा समझिए, आपके पास यदि 10 रुपए है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते जाइएगा, आपके पास 10 रुपए है और बाजार में यदि चॉकलेट जो है वो मिलता है 1 रुपए का 1 पीस, तो आप 10 रुपए में क्या करोगे,
10 चॉकलेट ले लोगे, ठीक। प्रति चॉकलेट का मूल्य कितना है? 1 रुपए, ठीक। अब समझिए, वहीं पर अब अभी भी आपके पास है 10 रुपए, और यहां पर प्रति चॉकलेट जो है, पर चॉकलेट का मूल्य हो गया अब 2 रुपए। तो अब आप 10 रुपए में कितने चॉकलेट खरीद पाएंगे? तो सीधी सी बात आएगी 5। मतलब आपके पास मूल्य वही है, लेकिन जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है, आपकी जो वस्तु की मांग है वो कम होते जा रही है, ठीक है। तो यहां पर सीधे सीधे ये दिखता है। अब तीसरा एग्जांपल भी समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि 10 रुपए अभी भी है आपके पास, और अब प्रति चॉकलेट का जो मूल्य है वो हो गया 3 रुपए, मतलब और बढ़ गया रेट। अब रेट और बढ़ गया तो अब चॉकलेट कितनी खरीद पाओगे? अब 3 खरीद पाओगे। मतलब जैसे जैसे मांग व मूल्य यदि बढ़ते जाता है तो मांग हमारी क्या होते जाती है? कम होते जाती है। तो यदि वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो मांग क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे यदि हमारे वस्तु का मूल्य कितना है? 5 रुपए है, तो हम कितना वस्तु खरीदना चाहेंगे? 1 वस्तु खरीदना चाहेंगे। मतलब वस्तु का कीमत जितना होगा, मान लेते हैं कि 5 जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम है। यदि वस्तु का मूल्य सबसे ऊपर है तो हम वस्तुएं कितनी खरीदना चाहेंगे? बहुत कम। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मिनिमम यहाँ पे है 1 और मैक्सिमम है 5। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 है। तो जब वस्तु की मूल्य बहुत ज्यादा हो तो हम क्या खरीदना चाहेंगे? बहुत कम वस्तुएं खरीदना चाहेंगे। ये हो गया। और यहीं पर यदि वस्तु की मूल्य क्या हो? सबसे मिनिमम हो, तो हम क्या खरीदना चाहेंगे? सबसे मैक्सिमम। मतलब 5 रुपए हमारे पास है तो 5 वस्तुएं हम खरीद सकते हैं। तो इसलिए मांग वक्र जो बनेगा वो इस तरीके से बनता है, ठीक। मतलब जब वस्तु की कीमत सबसे कम हो तो हम सबसे ज्यादा सामान खरीदना चाहेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर 1 रुपए थी, सबसे कम थी, 10 रुपए में हम कितना खरीद लिए? 10। लेकिन जैसे ही हमने, अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये प्रति चॉकलेट हो गया 5 रुपए, तो अब हम 10 रुपए में कितने खरीद पाएंगे? सिर्फ 2, ठीक। और यदि यही 10 रुपए में मतलब चॉकलेट का मूल्य हो गया अब 10 रुपए, अब जब 10 रुपए हो गया तो हम चॉकलेट कितनी खरीद पाएंगे? 1। मतलब जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जा रहा है, हमारी मांगे या वस्तु की जो खरीद की शक्ति है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो हम बाजार में देखते हैं कि जब मूल्य बढ़ता है तो हमारी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब मूल्य और मांग के बीच संबंध कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दिखता है कि जब बाजार में मूल्य बढ़ने लगती है तो हम मांग कम करने लगते हैं। यदि कोई वस्तु ज्यादा में मिलने लगी है तो उस वस्तु की खरीद हम कम कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यदि बाजारों में गए, बाजार में आपने टमाटर जो है उसका मूल्य यदि 50 रुपए किलो है तो आप 1 किलो ही लेना पसंद करेंगे। मतलब 50 रुपए पर केजी है तो आप 1 किलो ही लेंगे। लेकिन यदि यहीं पर 5 रुपए प्रति किलो है तो आप 5 किलो ले लोगे या 10 किलोग्राम ले लोगे। मतलब जहां पे वस्तु की कीमत कम हुई, आपने उसकी मांग क्या कर दी? बढ़ा दी। और जैसे ही वस्तु की कीमत कम होगी, ज्यादा होगी, तो आप मांग क्या कर दोगे? कम कर दोगे। यही चीज है और इसी को दर्शाता है कौन सा? मांग वक्र। दूसरी चीज है पूर्ति वक्र जिसको बोलते हैं। तो पूर्ति वक्र क्या होगा? पूर्ति वक्र मेनली ये होता है कि ये पूर्ति और मूल्य के बीच संबंध को दिखाता है। और पूर्ति वक्र मतलब पूर्ति करने वाला कौन? विक्रेता हो गया। अब जब विक्रेता है जो पूर्ति करने वाला है तो मान लेते हैं कि एक साइड पर हमने ले ली पूर्ति और एक साइड पर ले लिया हमने मूल्य।
अब यहाँ पर मैक्सिमम है मूल्य समझ लीजिए, और यहाँ है मिनिमम। उसी तरीके से यहाँ पर पूर्ति क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर मिनिमम। अब जो उत्पादक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई सब्जी उगाने वाला व्यक्ति है, तो क्या बोलेगा कि जब जो टमाटर है उसका मूल्य बाजार में ज्यादा होगा तब मैं वस्तु क्या करूंगा, ज्यादा प्रोवाइड करूंगा। ठीक, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पेन वाली, ये जैसे ये मार्कर पेन है, तो मार्कर पेन को बनाने वाली कोई कंपनी है, तो वो बोलेगा कि जब इस मार्कर का रेट सबसे ज्यादा होगा तब मैं वस्तुएं क्या करूंगा, बेचना पसंद करूंगा। मतलब जब वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि विक्रेता को तभी तो फायदा होगा ना। जब वस्तु का मूल्य ज्यादा हो, ज्यादा में वो बिक रही है बाजार में, तो विक्रेता उसको बेचना चाहेगा। मतलब जब मैक्सिमम प्राइस हो तब क्या होगा, वो बेचना चाहेगा। लेकिन जब न्यूनतम हो तो वस्तुओं को कम बेचना पसंद करेगा। तो यहाँ पर जो पूर्ति वक्र है वो इस तरीके से बनता है। ठीक, लेकिन अब ये समझिए कि ये है आप लोग का पूर्ति वक्र, और ये है आपका मांग वक्र। ठीक, अब यहां पर समझ लीजिए कि मांग कर्ता जो है, मतलब क्रेता, कहता है कि जब वस्तु की कीमतें क्या होंगी, सबसे कम होंगी, तब मैं वस्तु ज्यादा खरीदूंगा। पूर्तिकर्ता कहता है कि जब वस्तु की कीमत अधिक होगी तब मैं क्या करूंगा, वस्तु बेचूंगा। तो यदि ये यहाँ पर इन दोनों, मतलब विक्रेता और यहाँ पर क्रेता, दोनों अपनी अपनी बातों पर अडिग रहे, मतलब दोनों एक दूसरे का बात मान ही नहीं रहे, तो वहां पर सामान बिक पाएगा क्या, नहीं बिक पाएगा। सिंपल सी है कि जैसे टमाटर उगाने वाला बोल रहा है कि जब 50 रुपए किलो होगा तब मैं बेचूंगा, नहीं तो मैं बेचूंगा ही नहीं टमाटर। वहीं पर क्रेता बोल रहा है कि जब 5 रुपए किलो होगा तब मैं टमाटर खरीदूंगा। दूसरी ओर एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक बड़ी कंपनी जैसे टाटा कार बनाती है, वो कहती है कि जब कारों का मूल्य बहुत ज्यादा हो जाएगा तब मैं कार बेचूंगा। मतलब उत्पादन करके रखा है लेकिन बेच नहीं रहा है। उसी तरीके से क्रेता कहता है जब कार की कीमत सबसे कम होगी तब मैं कार खरीदूंगा। लेकिन यदि ये दोनों एक ही दूसरे के बातों पर ऐसे ही, मतलब क्रेता अपनी बातों पर अड़े रहे, विक्रेता अपनी बातों पर, तो उनके बीच आपसी कुछ चीजें हो नहीं पाएंगी। मतलब ना तो ये खरीद पाएगा और ना ही ये बेच पाएगा। तो दोनों के बीच क्या होगा, समझौता होगा। मतलब क्रेता भी बोलेगा चलो ठीक है कि 5 में नहीं तो कम से कम 10 में मिल जाए, और क्रेता बोलेगा कि नहीं चलो 10 में नहीं, कम से कम 50 में नहीं तो कितने में, 30 में। और इसी को हम लोग बार्गेनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें समझना कि जब क्रेता और विक्रेता आपस में क्या करे, समझौता करे, तो जो क्षेत्र होगा जहां पर वो आपस में समझौता करते हैं वही क्षेत्र कहलाता है बाजार। मतलब जहां मांग और पूर्ति दोनों के कारक एक दूसरे से समझौता करने के बाद वहां पर मूल्य का निर्धारण करते हैं, और तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं बाजार। कि जैसे मान लेते हैं कि ये मांग वक्र था, ये पूर्ति वक्र था, तो बाजार वक्र ऐसा होगा कि चलो यहां पर मांग जो है हमने यहां पर ले आए, यहां मैक्सिमम था, यहां मिनिमम था। उसी तरीके से यहां पर पूर्ति वक्र, और दोनों एक दूसरे से जहां पर समझौता करेंगे, मतलब ये मैक्सिमम था और ये मिनिमम वाला एरिया, तो दोनों ने बीच में कहीं पर समझौता कर लिया। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि यदि ये बोलता है कि टमाटर का किलो जब 5 रुपए होगा, 5 रुपए प्रति किलो, या फिर 1 रुपए प्रति किलो, तब मैं खरीदूंगा, और आपके पास है 10 रुपए। ठीक, तो ये बोलता है जब 10 रुपए प्रति किलो होगा तब मैं बेचूंगा। तो इन्होंने समझौता किया कि चलो भाई तुम 5 पे आ जाओ, ये भी 5 पे आ जाए। मतलब 5 रुपए प्रति किलो पर दोनों राजी हो गए। मतलब समझौता किया किसी क्षेत्र में जहां पे बिकता है सामान,
बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने 5 रुपए पे आगे दोनों। ठीक, तो वो क्षेत्र जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में मिलेंगे, मांग और पूर्ति के कारक आपस में समझौता करेंगे, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? बाजार कहलाएगा। तो ये क्षेत्र जरूरी नहीं है कि वहां पे बाजार की तरह दिखे, ये काल्पनिक क्षेत्र भी हो सकता, मतलब कोई, इसलिए हम कहते हैं परिभाषा में बाजार की कि वह काल्पनिक क्षेत्र जहां मांग और पूर्ति दोनों के कारक आपस में समझौता करते हैं, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं बाजार। जैसे बाजार हम नॉर्मली तौर पर देखते हैं तो दिख ही जाता है, लेकिन यदि हम अस्पतालों की बात करें तो ये भी तो एक प्रकार का बाजार ही होगा ना। जैसे अस्पताल में मांग करता कौन होगा? मरीज होगा। और पूर्ति करता कौन होगा? डॉक्टर होगा। मतलब मरीज को यदि इलाज कराना है तो वो अस्पताल में गया, अस्पताल में उसने कहा कि मैं इतनी फीस दे सकता हूँ, डॉक्टर ने कहा कि मैं इतनी फीस ही लूंगा, दोनों ने आपस में समझौता किया तो अस्पताल क्या बन गया? बाजार बन गया। मतलब डॉक्टर कौन सी दे रहा है? सेवा दे रहा है, ठीक है, तो उसके बदले मरीज से क्या ले रहा है? चार्ज ले रहा है। तो बाजार का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ जहां पर सामान लगाकर बिक्री की जा रही है वही नहीं, मतलब वहां पर जहां भी वस्तु और सेवा के संबंध में मांग और पूर्ति के कारक आपस में मिले, वो जगह ही कहलाएगी बाजार। ठीक है, तो इस आधार पर फिर बाजार कितने तरीके का होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि बाजार को हम कितने रूपों में देख सकते हैं। तो अब समझते हैं बाजार की। तो यदि परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां पर मांग और पूर्ति के कारक आपस में समझौता करते हैं, और आपस में समझौता करते हैं तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं बाजार। और इस तरीके से बाजार जो होता है, जो सामान्य तौर पर हम पढ़ते हैं, 3 रूपों में इसको देखते हैं हम। एक है एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट। दूसरा होता है अल्पाधिकारी बाजार, जिसको बोलते हैं हम लोग ओलिगोपोली मार्केट। और एक होता है प्रतिस्पर्धी बाजार, कॉम्पिटेटिव मार्केट। ठीक है, तो जहां पर एक हो गया एकाधिकार बाजार, दूसरा अल्पाधिकारी बाजार और तीसरा है प्रतिस्पर्धी बाजार। यहां पर एकाधिकारी बाजार कहने का मतलब क्या है? जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि मान लेते हैं कि कोई बाजार है और इस बाजार में उत्पादन करने वाला या विक्रेता एक ही है, समझ लीजिए। ठीक, अब इस एक व्यक्ति है, अब वो कोई वस्तु बेचता है जो सिर्फ उसी के पास मिलती है। अब जैसे कि समझ सकते हैं कि पेन का वो बिजनेस करता है या पेन बेचता है, तो उत्पादन करने वाला एक ही व्यक्ति है, विक्रेता वही है, और वह पेन का उत्पादन करता है। अब वहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं कुछ, और स्टूडेंट को तो पेंसिल पेन वगैरह से लिखना ही अलाउ है, समझो। तो यहां पे समझ लो कि जैसे पेन यदि वो बेच रहा है, पहले वो 5 रुपए में बेच रहा है, ठीक, पेन बेचने वाला सिर्फ वही है, वस्तु स्टूडेंट उससे 5 रुपए में ले रहे हैं। अब इसने पेन की कीमत कर दी कितनी? 10 रुपए, तब भी वह स्टूडेंट क्या ले रहा है? उससे ले रहे हैं पैसा। अब इसने कर दी 20 रुपए, तब भी स्टूडेंट क्या कर रहा है? 20 रुपए में पेन खरीद रहा है, क्योंकि वहां पर उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा?
जब बाजार के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य हो जाए, जब कोई एक व्यक्ति ही बाजार के सारे वस्तु, जैसे वस्तु बेच रहा है, तो उस पर एकाधिकार हो जाए किसी कंपनी का। जैसे हम पढ़ते हैं ब्रिटिश शासन का, मतलब भारत पर एकाधिकार स्थापित हो गया था। मतलब भारत में जितने भी व्यापार होते थे सब कौन करता था, एक ही कंपनी करती थी, ब्रिटिश कंपनी। ठीक, तो एकाधिकार का मतलब यही है कि जहां पर जब उत्पादक जो है उसके तौर पर किसी एक व्यक्ति के पास सारी चीजें हो जाए, केंद्रित हो जाए, वस्तु का उत्पादन केंद्रित हो जाए, और उसके हिसाब से वो क्या करे, फिर वस्तु की कीमत बढ़ाए या घटाए, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप उस व्यक्ति से वस्तु खरीदोगे ही। ठीक है, तो जब उत्पादन के साधनों पर क्या हो जाए, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाए, तो इस तरीके के जो बाजार होंगे उसको बोलेंगे एकाधिकार बाजार। ठीक, अब वहीं पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर पेन बनाने वाला सिर्फ एक ही था। ठीक, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि मार्कर पेन बनाने वाले 2, 3, 4 हो गए या ज्यादा हो गए, मतलब एक से ज्यादा हो गए बेसिकली। यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कि एक है, 3, 4 व्यक्ति हो गए, तो इसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि 5 रुपए में खरीदते हैं, मतलब बेचते हैं। एक व्यक्ति ने बोला कि नहीं 6 रुपए में बेचेंगे, और एक व्यक्ति ने बोला नहीं 7 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन तीनों ने कहा कि तीनों को जब ऐसे काम कर रहे हैं तो तीनों के बीच में क्या चीजें होंगी, इसको घाटा हो जाएगा, इसको ज्यादा फायदा हो रहा है। तो तीनों ने क्या किया कि समझौता कर लिया कि नहीं भाई, हम जो है अब वस्तु कितने में बेचेंगे, 6 में बेचेंगे। तो यहाँ पर उत्पादन के साधन पर अधिकार 3 लोगों का है, लेकिन तीनों ने आपस में क्या कर लिया, समझौता कर लिया। तो इस तरीके का जो बाजार होगा वो अल्पाधिकारी बाजार होगा। मतलब कुछ अधिकार तो देता है वस्तु खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र यहाँ पे आप नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो है विक्रेता ही क्या होगा कि मतलब जो विक्रेता होंगे, जो उत्पादक होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, समझौता करेंगे, और इस समझौता को कहा जाता है कार्टेल। ठीक है, जब किसी बाजार में उत्पादकों की संख्या जो है एक से अधिक हो, और वो एक से अधिक उत्पादक अपने साथ एक दूसरे के साथ समझौता कर ले, और समझौता करने के बाद बाजार को नियंत्रित यदि करते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्पाधिकारी बाजार। प्रतिस्पर्धी बाजार क्या है? प्रतिस्पर्धी बाजार का मतलब है जहां पर, जैसे यहाँ 3, 4 लोग थे, यहाँ पर बहुत सारे हो जाए उत्पादक, बहुत सारे उत्पादक हो गए तो क्या हो गया, एक ने बोला कि मैं ये पेन जो है 1 रुपए में बेचूंगा, एक बेच रहा है 2 रुपए में, एक बेच रहा है 3 रुपए में, एक बेच रहा है 4 रुपए में। तो यदि 1 रुपए के पास, 1 रुपए में जो पेन बेच रहा है उसके पास गुणवत्ता अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, पेन की अच्छी खासी चल जाती है, पतली वाली नीब वाली है, तो हम चाहेंगे कि हम 1 रुपए वाली वस्तुओं को खरीदें। तो ये 2 रुपए वाली वस्तु में जो बेच रहा है वो क्या करेगा, अपने वस्तु को भी ये भी 1 रुपए में बेचने का प्रयास करेगा। ठीक, तो यहाँ पर दोनों जितने भी संगठन होंगे उनके बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कि मैं अपनी वस्तु को अच्छी गुणवत्ता के साथ कैसे दूसरों को दूं, कैसे उस तक बेच सकूं। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा स्थापित हो जाएगी। तो जब उत्पादक जो है बहुत जने हो जाए, विक्रेता बहुत सारे हो जाएं, और उनके बीच यदि कंपटीशन होने लग जाए, तो ऐसे बाजार को बोलेंगे प्रतिस्पर्धी बाजार। यहाँ पर क्रेता के पास ऑप्शन होगा कि वह किससे वस्तु खरीदे, किससे सेवाएं ले। ठीक है, जैसे आप अभी के डेट में जाते हैं, यदि आपको साबुन लेना है तो साबुन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, संतूर का लेंगे, लाइफ बॉय का लेंगे, पियर्स का लेंगे, या डव का लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है कि ऑप्शन खुल जाते हैं क्रेता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जहां विक्रेता सिर्फ एक है, तो ये अपने हिसाब से मूल्य को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। एकाधिकार बाजार में विक्रेता जो है एक ही है, तो वो अपने हिसाब से मूल्य को निर्धारित करेगा, और जब अपने हिसाब से मूल्य को निर्धारित करेगा तो वस्तु को वह अधिक मूल्य पर बेचना चाहेगा, और जब वो अधिक मूल्य पर बेचना चाह रहा है, मतलब सीधे सीधे क्या होगा यहाँ पर,
क्रेता का शोषण होगा। क्योंकि क्रेता को यदि उस चीज की जरूरत है, जैसे खाना उसको जरूरत ही है, अब विक्रेता सिर्फ एक ही है तो बोलेगा कि नहीं, मैं अब 1 किलो सोना दोगे तो मैं इतना खाना दूंगा, तो आदमी यहाँ पर लेगा, तो उसका शोषण होगा। और नहीं ले रहा है तो क्या हो रहा है, वो भुखमरी से मर जाएगा। तो यहाँ पर क्रेता का क्या होगा, शोषण हो रहा है। यहाँ पर विक्रेता, यहाँ पर भी क्या होगा, विक्रेताओं में क्या हुआ, समझौता हुआ। और समझौता हुआ मतलब विक्रेता को यहाँ पर अधिकार है, अभी विक्रेता को ही ज्यादा अधिकार है, तो क्रेता का शोषण होगा यहाँ पर भी। लेकिन एकाधिकार बाजार की तरह नहीं होगा, कुछ छूट तो मिलेगी क्रेता को। लेकिन यहाँ पर क्रेता क्या हो जाएगा, क्रेता को ज्यादा शक्तियां होंगी, किससे, विक्रेता से। यदि आप सामान, विक्रेता क्या है 5 रुपए में नहीं बेच रहा है, तो वहां पर क्रेता क्या, मतलब विक्रेता यदि किसी सामान को बहुत ज्यादा में बेच रहा है तो वो ऑप्शन देखेगा कि कौन सस्ते दामों पर सबसे अच्छी वस्तुएं प्रोवाइड करा रहा है, तो क्रेता वहां से जाकर के ले लेगा। तो यहाँ पर क्रेता के पास ऑप्शन है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से वस्तुएं खरीद सकता है। ठीक, तो यह हो गई हमारी बाजार, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो बाजार होती है वो कुछ मूल्य प्रणालियों से संचालित होती है। उन मूल्य प्रणालियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जब किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है तो उसके मूल्य निर्धारण के पीछे कुछ चीजें काम करती हैं, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे मूल्य निर्धारण प्रणाली में, पहला जो है मूल्य निर्धारण प्रणाली। और यहाँ पर मूल्य निर्धारण प्रणालियों में हम 3 चीजों को देख सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, एक पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखते हैं, एक होता है बाजार मूल्य प्रणाली, एक को कहते हैं हम प्रशासित मूल्य प्रणाली, और एक को हम कहते हैं मिश्रित मूल्य प्रणाली। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। ठीक, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, और इसे कहा जाता है मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। ठीक, तो बाजार मूल्य प्रणाली में क्या होता है, बाजार मूल्य प्रणाली में जो बाजार होगा उसके द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। और ये मूल्य का निर्धारण या 2 आधारों पर करेगी, एक मांग और दूसरी पूर्ति। कि जब मांग अधिक होगी, जब किसी वस्तु की मांग अधिक होगी, मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब किसी वस्तु की मांग कम होगी, मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से जब किसी वस्तु, मतलब ये मेनली किस पर निर्धारित करेगा, मांग और पूर्ति के कारकों पर। यदि वस्तु बहुत ज्यादा मात्रा में है तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, मतलब यदि पूर्ति ज्यादा हो रही है क्या हो जाएगी, मूल्य कम हो जाएगा। यहाँ पर यदि पूर्ति कम हो रही है तो मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो जब बाजार जो है मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर करे, और बाजार ही तय करे कि वस्तु का मूल्य क्या होगा। यदि वस्तु कम मात्रा में है तो उसका कीमत कितना होगा, ज्यादा है तो उसकी कीमत कितनी होगी। तो सारी चीजें यदि बाजार निर्धारित करे तो उसको बाजार कहने का मतलब है जब निजी क्षेत्र उसके संबंध में निर्णय ले, जो कंपनी बना रही है उस चीज को वो निर्णय ले, तो उसको हम कहेंगे बाजार मूल्य प्रणाली। दूसरी ओर हम चलते हैं प्रशासित मूल्य प्रणाली में। तो प्रशासित मूल्य प्रणाली कहने का मतलब है कि जब
बाजार तय ना करे, निजी संस्था तय ना करे या निजी कंपनियां तय ना करे कि मूल्य क्या होगा, और यदि ये तय भी कर रही हैं तो इस पर सरकार का हस्तक्षेप हो, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो। मतलब जब मूल्य का निर्धारण किया जाए तो वहां पर मूल्य निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप हो, सरकार यह तय करे कि वस्तु की कीमत कितनी होगी या वस्तु किस मूल्य पर बेची जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम प्रशासित मूल्य प्रणाली। और तीसरे का मतलब है मिक्स्ड मूल्य प्रणाली में कि जहां बाजार कुछ कीमतों को तय करे और कुछ कीमतों को कौन तय करे, सरकार, तो इसको हम कहते हैं मिश्रित मूल्य प्रणाली। जैसे हमारे भारत में यही चलती है मिश्रित मूल्य प्रणाली, ठीक है। बाजार मूल्य प्रणाली कहां पर चलेगी, तो बाजार मूल्य प्रणाली उन देशों में चलेगी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। बता चुके हैं हम कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी, ठीक है। प्रशासित मूल्य प्रणाली जो होती है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में चलती है, ठीक। और मिश्रित मूल्य प्रणाली ये चलती है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में, ठीक। चूंकि यहां पर सरकार के द्वारा निर्धारित की जा रही है, मतलब ये कैसे लोकतंत्र को जन्म देगी, सामाजिक कल्याण की भावना को लेकर आएगी। मतलब सरकार यदि तय कर रही है समाजवादी अर्थव्यवस्था में हो रहा है, मतलब ये सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। सरकार किसी चीज की रेट फिक्स कर रही है तो वो चाहेगी कि वो आर्थिक समानता ला सके, गरीब तबके को भी वो चीजें उपलब्ध हो सके। वो रेट को क्या करने का, कम करेगी, कम करने का। और कम करने का मतलब वो सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर बाजार मूल्य प्रणाली में क्या होगा, सामाजिक कल्याण नहीं, ये जो होगा ये यहाँ पर उत्पादक जो है सिर्फ अपना कल्याण देखने की कोशिश करेगा। मतलब सिर्फ क्या, लाभ हो। जब मूल्य निर्धारित करे तो वो ऐसा तय करेगा कि जब बाजार में वस्तुएं बिको तो उसको लाभ हो सिर्फ, तो वो चीजें होंगी यहाँ पर बाजार मूल्य प्रणाली में। लेकिन मिश्रित मूल्य प्रणाली में क्या होता है कि कुछ चीजों पर बाजार नियंत्रित करती है, कुछ चीजों पर सरकार। अब जैसे बाजार ने ही किसी चीज का रेट फिक्स किया तो सरकार अब यदि उसको कल्याणकारी भावना उसमें लानी है तो क्या करेगा कि जो वस्तु उसने बाजार ने रेट तय की उस पर क्या देगा, सब्सिडी देगा। सब्सिडी का मतलब है कि मूल्य में सरकार के द्वारा दी गई छूट, ठीक है। कि मान लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ गैस सिलेंडर पर दी जाती है कि गैस सिलेंडर आ रही है बेसिकली मान लेते हैं कि 1200 रुपए की, तो सरकार ने इसमें 200 रुपए की छूट कर दी, मतलब सब्सिडी दे दी, तो 200 रुपए आपके खाते में आ जाते हैं, ठीक। अब मिला कितने का, वो 1000 का। मतलब ऐसा है कि जब बाजार तय करे तो उसमें कुछ चीजें सरकार जो तय कर देती है तो उसमें सब्सिडी दे देंगी या कुछ चीजें दे देंगी जिससे उसका मूल्य थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमको यहाँ पर दिखती है। तो ये थोड़ी सी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को भी लाने की कोशिश करती है। भारत में मिश्रित मूल्य प्रणाली ही चलती है। आशा करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।